नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सहकारी समितियों के अंदर होने वाली व्यवस्थापक भर्ती के बारे में। और आप सभी को ज्ञात है, आप सभी ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था व्यवस्थापक भर्ती के बारे में कि 3000 पदों पर व्यवस्थापकों की भर्ती होने वाली है। इनके जो सेवा नियम थे 2008 के, उनको समाप्त करते हुए सेवा नियम 2022 नए नियम लागू किए गए हैं। तो नए सेवा नियमों के अनुसार आपकी क्या यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, इसी के अलावा क्या आपकी एज रखी गई है, पेपर कितने नंबर का होगा, एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार का है, वेतनमान कितना मिलेगा, कौन कौन से भत्ते आपको यहाँ पर दे होंगे। तो व्यवस्थापक पद के लिए जो भी आवश्यक जानकारियां हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। संपूर्ण वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लेना ताकि आपका कोई भी डाउट है वो ना रहे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर डाउट क्लियर कर सकूं। देखिए आपके सामने है साथियों, आप जो आदेश है 29/7/2022 का है, यानी जो सेवा नियम जारी किए गए हैं 29 जुलाई 2022 को। और ये जो PDF है आपके सामने है पूरे सेवा नियमों की। यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इन नियमों का नाम क्या है। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां, वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम 2022। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन पदों की सेवा नियमों में यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, कौन कौन सी भर्तियों के कौन कौन से पदों के बारे में सेवा नियम ये लागू है। तो देखिए ये जो सेवा नियम है दोस्तों, ये लागू है यहाँ पर 2 पदों के लिए। एक तो यहाँ पर व्यवस्थापक पद की हम बात कर रहे हैं जो कि रेगुलर बेस पर आपकी होने वाली है, और एक है सहायक पद। जो सहायक पद की वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, यानी संविदा के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। लेकिन व्यवस्थापक की जो भर्ती है ये परीक्षा के माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी। भाई भतीजावाद यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर पेपर होगा, पहले फॉर्म यहाँ पर लिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद में एग्जाम करवाया जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसके बाद में मेरिट बेस के आधार पर व्यवस्थापक पद पर क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो आता है नियुक्ति हेतु योग्यताएं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नियुक्ति हेतु योग्यता क्या होनी आवश्यक है। सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी उस जिले का मूल निवासी होना चाहिए जिस जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना ली जानी है। यानी आपको अपने जिले से ही फॉर्म अप्लाई करना है। आप उसी जिले से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जहां पर ये आवेदन मांगे गए हैं। यानी आप जिस जिले के मूल निवासी हैं उसी जिले से आप फॉर्म लगा सकते हैं, अन्य किसी जिले से फॉर्म नहीं लगा सकते। मेन पॉइंट यही है इस बात का। तो आपका जो जिस जिले से आप फॉर्म लगाएंगे आप उस जिले के क्या होने चाहिए, मूल निवासी होना जरूरी है। अब देखिए एज की हम बात कर लेते हैं। सुबह भी मैंने एक कमेंट देखा था कि एज यहाँ पर कितनी रखी जाएगी, क्या 18 से 40 रखी जाएगी या 21 से 40। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दी गई है पूरी बात कि सीधी भर्ती का अभ्यर्थी है आवेदन प्राप्ति के लिए नियत तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों देखिए अब 1/1/2023 को आपकी जो एज है मिनिमम वो होनी चाहिए 21 वर्ष, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा किस बेस पर आपकी एज की गणना की जाएगी। यानी यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि आवेदन प्राप्ति के लिए नियत तारीख के ठीक बाद आने वाली। अब यदि आवेदन अगस्त में स्टार्ट किए जाते हैं तो इसके बाद में 1 जनवरी 1/1/2023 को आएगी। तो 1/1/2023 को 21 साल पूरी होनी चाहिए, और न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 40 साल। ठीक है, तो 21 से लेकर 40 ईयर्स तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर छूट भी दी गई है, रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद में अगला दे रखा है जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है और EWS के जो भी कैंडिडेट है उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। और जो राजस्थान के राज्य के अनुसूचित जाति यानी SC, ST, OBC और विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी जाएगी। देखिए जो भी SC, ST, OBC, MBC के जो भी कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट मिलेगी, महिला अभ्यर्थियों को यहां पर 10 साल की छूट मिलेगी। जबकि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी और EWS के जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद में विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं तो यानी तलाकशुदा और विधवाओं के लिए यहाँ पर दोस्तों जो छूट दी गई है वो कोई आयु सीमा नहीं दी गई है, यानी 60, परंतु 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 60 वर्ष तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 50 वर्ष तक
यहाँ पर आयु दी गई है, यानी 50 वर्ष तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग के लिए, सामान्य के लिए 10 वर्ष की छूट है, ओबीसी एमबीसी की 13 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को 15 वर्ष की छूट है। ये दिव्यांग के लिए यानी विकलांग के लिए यहाँ पर दी गई है। अब आगे देखिएगा, आगे हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यहां तक हम बात कर चुके हैं कि एज की गणना किस बेस पर होगी। 21 साल से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये पूरी जानकारी हम ले चुके हैं। आगे बात कर रहे हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर साफ लिख रखा है, व्यवस्थापक पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी मैंने पहले भी बताया कि ग्रेजुएशन डिग्री होना आपके पास आवश्यक है। इसी के साथ में RSCIT कोर्स भी आपके पास होना जरूरी है। लेकिन यहां पर यदि आपने कृषि के साथ या MBA कर रखा है, आपने या तो कृषि के साथ एग्रीकल्चर के अंदर BSc कर रखी है, यानी एग्रीकल्चर के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, MBA कर रखा है, तो आपको 10 अंकों का यहां पर क्या मिलेगा, बोनस अंक दिया जाएगा। 10 अंकों का आपको बोनस मिलने वाला है, ठीक है। और सहायक की योग्यता क्या रहेगी, जो संविदा के आधार पर सहायक लगेंगे उनकी योग्यता रहेगी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास, और साथ में कंप्यूटर ज्ञान उनका क्या होगा, अनिवार्य किया गया है। और TSP एरिया को अलग से छूट दी जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो PDF है पूरी की पूरी, वह आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद में ये PDF आप डाउनलोड करके पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट, जो आपके यहां पर पूरी जानकारी दी गई है प्रमाण पत्र के बारे में भी। आवेदन का प्रारूप, तो आवेदन का प्रारूप है वो आवेदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में किया जाएगा। बोर्ड के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके जो समय समय पर नियत किए जाए प्राप्त किया जा सकेगा, और जो फीस संदाय करते हुए आवेदन कर सकेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आगे जानकारी दी गई है वो दी गई है परीक्षा का आयोजन। अब हम एग्जाम पैटर्न और परीक्षा के आयोजन के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। परीक्षा का आयोजन, ऑफलाइन ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या होगा, नकारात्मक अंकन भी होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ सब शामिल होगी। अब आपका जो पेपर होगा वो होगा दोस्तों 400 नंबर का। देखिए 400 नंबर के अंदर क्या क्या होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सामान्य ज्ञान यहाँ पर 100 अंकों का दिया गया है, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास भी है, संस्कृति भी है, कला एंड संस्कृति है, राजस्थान की राजनीति भी इसके अंदर है, राजस्थान का भूगोल भी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी इसके अंदर शामिल है, दैनिक विज्ञान भी यहाँ पर दे रखा है, भारत का संविधान भी इसके अंदर शामिल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी है, और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। तो 100 अंकों का जो आपका आने वाला है वो तो आएगा जीके, जिसके अंदर राजस्थान का संपूर्ण जीके है, कला एंड संस्कृति भी है, जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इसी के साथ में आपकी पॉलिटी भी है, दैनिक विज्ञान ही है, भारत का संविधान भी इसके अंदर दिया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी दी गई है, और समसामयिक घटनाएं भी है, और दैनिक विज्ञान भी है। तो 100 अंकों का तो आपका आने वाला है जीके। बहुत ही अच्छा ये निर्णय लिया गया है, यानी एक तो अच्छा पैटर्न इसके अंदर जीके का रखा गया है। यह आपका 100 अंकों का आएगा। उसके बाद में आता है तार्किक आधारभूत और संख्यात्मक अभियोग्यता, जिसके अंदर आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो 50 अंकों का आने वाला है। इसके बाद में कंप्यूटर बेसिक ज्ञान है वो 50 अंकों का आएगा। ये पाठ्यक्रम पूरा का पूरा आपका RSCIT के बेस पर रखा गया है। लिख रखा है यहाँ पर RSCIT पाठ्यक्रम परीक्षा के अनुरूप, यानी RSCIT के बेस पर ये कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। 50 अंकों का आपका कंप्यूटर ज्ञान है। 50 अंकों का आपका क्या आने वाला है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके अंदर लेखांकन है, वित्तीय विश्लेषण है, और सांख्यिकी है। ये एक BCom के कैंडिडेट को अच्छा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है 50 अंकों का, क्योंकि यहाँ पर लेखांकन भी उन्हीं का पार्ट है, वित्तीय विश्लेषण भी उन्हीं के BCom के अंदर चलता है, और सांख्यिकी भी BCom के अंदर चलती है। तो तीनों की तीनों पार्ट अच्छे डाले गए हैं 50 अंकों का। यहाँ पर 50 नंबर की हिंदी आने वाली है और 50 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। तो टोटल मिला के दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो होगा 400 अंकों का। टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटा। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लिखा गया है कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम के आधार पर एक्सपेक्ट करूँ तो 200 प्रश्न आपके आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ नहीं लिखा गया है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है। 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, और 3 घंटे का हमें समय मिलेगा, तो 200 प्रश्न हो जाएंगे। 200 प्रश्नों के लिए 3 घंटे का समय काफी होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये 200 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और यहाँ पर दिया गया 400 अंकों का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा।
आगे देखिए दोस्तों, जो न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम आप कितने अंक प्राप्त करोगे तभी यहाँ पर मेरिट बेस में शामिल किए जाएंगे। तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम कितने क्वालिफाई मार्क्स लेके आने होंगे? 33 अंक तो लेके आने ही होंगे। बाकी अन्य जो जितने भी है उनको 28 नंबर लेके आने जरूरी है, और जिले के आधार पर यह मेरिट आपकी बनने वाली है। आवेदनों की समीक्षा यानी परीक्षा करवाने के बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा, और उसके बाद में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी। अब जो आपका यदि उसके चयन हो जाता है तो चयन होने के बाद में आपको 2 साल के लिए परिवीक्षा काल में रखा जाएगा, प्रोबेशन पीरियड में 2 साल के लिए रखा जाएगा। और इसके लिए जो वेतन मिलेगा, वेतन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे। अब देखिए, जिनका भी चयन हो जाता है उन चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये सिक्योरिटी राशि भी जमा करानी होगी। यदि वो 2 साल के अंदर अंदर अपना त्यागपत्र दे देता है उस पद से, तो उनको 25,000 रुपये है वो समिति द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे। यानी यहाँ पर 2 साल से पहले यदि आपने नौकरी छोड़ी, व्यवस्थापक की, तो 25,000 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे समिति के द्वारा। यदि नहीं छोड़ी तो आपका जो 25,000 है वो वापस मिल जाएंगे 2 साल के बाद में। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रखा है। अब देखिए, आपको वेतन कितना मिलेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर प्रमोशन होगा, प्रमोशन पीरियड भी दिया गया है। पहला प्रमोशन तो जो व्यवस्थापक सीधी बढ़ती है, उसके बाद में वरिष्ठ श्रृंखला का वेतन मिलेगा, चयन श्रृंखला का वेतन मिलेगा, सुपर टाइम श्रृंखला, ये आपके भर्ती के तरीके दिए गए हैं पूरे के पूरे। देखिए यहाँ पर दे रखा है, जो व्यवस्थापक है वरिष्ठ श्रृंखला के अंदर कब जाएगा? जब उसका 5 वर्ष का अनुभव हो जाएगा, 12 वर्ष का अनुभव हो जाएगा तो चयन श्रृंखला में जाएगा, और 20 वर्ष का अनुभव हो जाएगा तो सुपर टाइम श्रृंखला का उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात और भी कही गई है दोस्तों, कि जो बैंकिंग सहायक के लिए यहाँ पर 20% पद आरक्षित रखे जाएंगे। जब कॉर्पोरेटिव बैंक की आपकी वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर 20% जो पद है वो व्यवस्थापक के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। उनमें उनकी योग्यता क्या रहनी आवश्यक है? ग्रेजुएशन तो होना जरूरी है, ग्रेजुएशन तो होना जरूरी है। लेकिन जिसका भी चयन हो रहा है, जिस वर्ष चयन हो रहा है, मान लीजिएगा किसी का आज चयन हो रहा है अगस्त के अंदर, तो उसको अगस्त के अंदर चयन हो रहा है तो उसको न्यूनतम 5 वर्ष का तो अनुभव होना चाहिए। जिसको 5 वर्ष का अनुभव है, व्यवस्थापक है, वही बैंकिंग सहायक में उसको ही आरक्षण मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और न्यूनतम जो आयु है वो 26 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो ये जिनके लिए जो 20% का आरक्षण दिया जाएगा, किसके अंदर? आपकी बैंकिंग सहायक की जो वैकेंसी होगी उसके अंदर व्यवस्थापकों के लिए 20% का रिलैक्सेशन उसके अंदर दिया जाएगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि सहकारी भर्ती बोर्ड को प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक भर्ती हेतु प्रेषित की जाएगी। जो भी जितने भी रिक्त पद होंगे, उन पदों की, रिक्त पदों की जो सूचना है वो सहकारी भर्ती बोर्ड को प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को ये भर्ती की जो प्रक्रिया है, भर्ती की जानकारी है वो प्रेषित की जाएगी। इसका मतलब हर साल आपकी ये भर्ती होने वाली है। जितने भी पद खाली होंगे हर साल उनकी क्या होगी? भर्ती होने वाली है। इसके बाद में जो आपके आगे बात आती है वेतनमान की आएगी डायरेक्ट। देखिए वेतनमान, देखिए यहाँ पर वेतनमान भी आप देख लीजिएगा। वेतनमान आपको जो मिलने वाला है 18,200 से लेके 57,900, ग्रेड पे आपका 1,900 रुपये रहेगा। और उसके बाद में प्रमोशन हो जाता है तो प्रमोशन में 2,000, उसके बाद में प्रमोशन होता है तो 2400 ग्रेड पे, और उसके बाद में 2400 ग्रेड पे। तो 18,200 से लेके आपका जो वेतनमान रहेगा 57,900 रुपये रहेगा। तो एक अच्छा वेतनमान भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो वेतनमान के बाद में दोस्तों जो महंगाई भत्ता भी यहाँ पर मिलने वाला है, मकान किराया भत्ता भी मिलेगा 5%, और यात्रा भत्ता भी यहाँ पर है 100 रुपये प्रतिदिन के, यानी 15 किलोमीटर के अंदर अंदर का जो किराया है वो 100 रुपये प्रति भत्ता भी यहाँ पर, यात्रा भत्ता यानी TADA सब यहाँ पर दैनिक जो भी भत्ते हैं वो दे रहेंगे। मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान जो यात्रा भत्ता है, इसके साथ ही भविष्य निधि भी यहाँ पर है, ग्रेजुएटी का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है, और अतिरिक्त कार्यवाहक भत्ता 3,000 रुपये भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये सारी की सारी जानकारी इसके अंदर होने वाली थी। तो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको एक बार समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। देखिए
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने पहले चर्चा की थी कि आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ में 21 साल आपकी न्यूनतम एज है, 40 वर्ष अधिकतम है। जो रिलैक्सेशन है एज के अंदर वो नियमानुसार दिया जाएगा, जिसके अंदर पीडीएफ के अंदर पूरा दिया गया है। इसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी चर्चा की गई, विस्तृत जो भी सिलेबस है वो मैंने बता ही दिया। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। लिंक पर जाके ये जो पीडीएफ और डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरी अच्छी से जानकारी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में कोई भी आपका डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।